हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आप जहां तक समझ रहे होंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा बताइए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझा था, डिफरेंट सोर्स से कैसे वेव निकलते हैं और उसका वेव फ्रंट कैसा होता है वो समझा था हमने। डिफरेंट लाइट सोर्स की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन समझा था। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, उसके बाद हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, और उसके बाद आज का जो मेजर पोर्शन है वो है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो पहले ही आपको मैं सिखा चुका हूं। तो पोलराइजेशन क्या होता है, तो ऑर्डिनरी लाइट हर रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है। हम वो ये क्रिस्टल उसके आगे लगा देते हैं जिसके वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, बाकी सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन को हम कट कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। एक मेथड तो है सिंपल निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म जिसमें हम मालूस लॉ पढ़ते हैं, निकोल प्रिज्म जिसमें हम मालूस लॉ पढ़ते हैं, एक सिंपल सा है। दूसरा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा है बेटा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइजेशन होता है। और तीसरा है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये मेजर हम 3 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर से एक आध 2 सवाल पिछले 10-15 साल में पूछा है, और अब ये रिसेंट सिलेबस में इसको सिलेबस से हटा दिया है, मेंशन नहीं है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूंगा मोटा मोटा आपको क्या समझना है, क्या याद रखना है। बाकी इसमें डिटेल चर्चा अपन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है भी बहुत छोटा टॉपिक ये। रिजॉल्विंग पावर वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है और हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बाकी इसके डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे। मोटा मोटी आज हमें पढ़ना है क्या, पोलराइजेशन, है ना। नया एनसीईआरटी में भी नहीं है बेटा पोलराइजेशन, और नया सिलेबस जो एनएमसी ने लाया है उसमें भी नहीं है पोलराइजेशन। सही बात है क्या? ओके, मेरे पास एक टेबल भी है, टेबल पे हम स्टाइल मार के पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा इसको आगे रख लेते हैं, सपोर्ट मिलेगा। वाह, ठीक है। ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं ना, ऐसे। ये तो नीचे जा रहा है, ये कैसा टेबल है? ओ डंडा ही निकल गया। चलिए, चलिए अब सही है। बताइए, आप छोटे दिख रहे हो, मैं छोटा ही हूं भाई, मैं छोटा ही हूं, मैं छोटा ही हूं और मोटा बहुत हूं, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलो पोलराइजेशन शुरू करें। पोलराइजेशन का वीडियो कल मैंने आपको मैंने दिखाया था। क्या उससे पोलराइजेशन थोड़ा समझ आया कि हो क्या रहा है ना। वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया था, पोलराइजेशन का थोड़ा बहुत चर्चा हमने किया था। क्या आपको उससे समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया तो लिखिए प्लीज हाँ। क्या होता है पोलराइजेशन? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हम जानते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? तो एक्चुअल में किसी भी क्रिस्टल से, मतलब किसी भी एटम के वाइब्रेशन से जो लाइट निकलता है, अब एक एटम तो वाइब्रेट करेगा नहीं, कितने एटम वाइब्रेट करेंगे? बहुत सारे एटम वाइब्रेट करेंगे। अब बहुत सारे एटम वाइब्रेट कर रहा है, मान लो एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो एटम के डिफरेंट वाइब्रेशन के ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करता है। डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करता, मतलब ऐसे मान लो ऐसे लाइट ट्रेवल कर रहा, तो यहां पे जो वाइब्रेशन होगा ऐसे भी होगा, कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी होगा, वाइब्रेशन ऐसे भी होगा, वाइब्रेशन ऐसे भी होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इधर भी होगा। लाइट की प्रोपगेशन के लॉन्ग नहीं होगा, अगर वेव इधर जा रही तो इधर नहीं होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा।
तो इसको हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट, ये होता है अनपोलराइज लाइट। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं दिखाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन क्यों दिखाया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से बहुत कम होता है। तो तुम लाइट को के ट्रांसफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब लाइट वेव वाइब्रेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मान लो लाइट इधर जा रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में वाइब्रेट कर रहा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में वाइब्रेट कर रहा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में वाइब्रेट कर रहा, बस बाकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन को हमने कट कर दिया। तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको क्या कहते हैं हम? प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है क्या ये बात? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये बनाते कैसे हैं उसको एक बार समझते हैं हम। ये बनाते कैसे उसको एक बार समझते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। बनाते कैसे उसको समझते हैं एक बार, कैसे बनाते हैं इसको, प्लेन पोलराइज कैसे बनाते हैं। तो देखो होता क्या है, होता क्या है, एक मिनट रुक जाओ। टोरोमलाइन क्रिस्टल, तो टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है एक, उसका नाम याद रखना बस, टोरोमलाइन क्रिस्टल। व्हेन लाइट इज पासेस थ्रू द टोरोमलाइन क्रिस्टल कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। जो टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग, उसका ऑप्टिकल एक्सिस कैसे डिफाइन करते हैं ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसका नाम याद रखना है कि टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है। उस टोरोमलाइन क्रिस्टल को जब हम रखते हैं और उससे लाइट पास कराते हैं, तो द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट कैरिंग आउट ऑफ द टोरोमलाइन क्रिस्टल इज कन्फाइंड ओनली टू द डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द टोरोमलाइन क्रिस्टल, जब लाइट टोरोमलाइन क्रिस्टल से पास होता है कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, द वाइब्रेशन ऑफ लाइट कैरिंग आउट ऑफ द टोरोमलाइन क्रिस्टल आर कन्फाइंड ओनली वन डायरेक्शन। मतलब जो एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट करता है वो बच जाता है, बाकी जितने भी उस ऑप्टिकल एक्सिस के दूसरे लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कौन सा क्रिस्टल करता है? जैसे हम कहते हैं कि पोलराइज ग्लास है, हम कहते हैं पोलराइज ग्लास है। तो पोलराइज ग्लास का क्या मतलब होता है? पोलराइज ग्लास का मतलब होता है, पोलराइज ग्लास का मतलब होता है कि उसके ग्लास में टोरोमलाइन क्रिस्टल लगा है। बस तुम्हें ये नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है? टोरोमलाइन क्रिस्टल। द इमर्जेंस लाइट फ्रॉम द क्रिस्टल इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड, है ना। जो इस टोरोमलाइन क्रिस्टल से बाहर निकलता है वो लाइट कैसा होता है? प्लेन पोलराइज होता है। प्लेन पोलराइज कैसे होता है वो तुम जानते हो? हाँ सर, ये टोरोमलाइन क्रिस्टल ही है जो पोलराइज करता है। हाँ, ये टोरोमलाइन क्रिस्टल लगा के जो हम डिवाइस बनाते हैं पोलराइज करने के लिए, उसको कहते हैं बेटा निकोल प्रिज्म, उसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। A Nicol prism is an optical device which can used for the production and detection of plane polarized light. Production and detection of plane polarized light. तुम ये भी लिख सकते हो कि निकोल प्रिज्म एक डिवाइस है, निकोल प्रिज्म एक डिवाइस है जिसके अंदर टोरोमलाइन क्रिस्टल लगा होता है जो लाइट को पोलराइज करता है। जैसे मैं बोलूं कैमरा, तो कैमरा क्या है? एक डिवाइस, क्या करता है? फोटो खींचता है, लेकिन फोटो तो लेंस खींचता है। तो लेंस है जो फोटो कैप्चर कर रहा है और कैमरा क्या है? डिवाइस है जिसके अंदर लेंस लगा है। तो लेंस का मतलब टोरोमलाइन क्रिस्टल, कैमरा का मतलब निकोल प्रिज्म। क्लियर है? क्लियर है? कुछ खास बात ही नहीं है। लो, व्हाट इज निकोल प्रिज्म? निकोल प्रिज्म है डिवाइस which used to produce plane polarized light which contained टोरोमलाइन क्रिस्टल, मलाई क्रिस्टल। बताओ, क्लियर? ये कह रहा व्हाट इज टोरोमलाइन क्रिस्टल? टोरोमलाइन क्रिस्टल इज टोरोमलाइन क्रिस्टल। व्हाट इज आयरन? बताओ, व्हाट इज आयरन? आयरन इज आयरन। व्हाट इज एल्युमिनियम? एल्युमिनियम इज एल्युमिनियम। व्हाट इज टोरोमलाइन क्रिस्टल? टोरोमलाइन इज टोरोमलाइन क्रिस्टल। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस which used to produce plane polarized light, but plane polarized light तो टोरोमलाइन करता है। अबे निकोल प्रिज्म ओवरऑल डिवाइस का नाम है जिसके अंदर टोरोमलाइन क्रिस्टल लगा हुआ है, जो प्रोड्यूस भी करता है और डिटेक्ट्स कैसे है। चमन है क्या? चमन है क्या? अभी चमन है क्या? और कैसे? मान ले एक सोर्स से लाइट निकला और वो अनपोलराइज्ड लाइट है, तो एक पोलराइडर लगा के, पोलराइडर मतलब निकोल प्रिज्म लगा के जो पोलराइड कर दे, उससे प्लेन पोलराइज आ जाएगा। हाँ, अब प्लेन पोलराइज जैसे तुम्हारी आंखों में आ रहा, ऐसे आंखों में आ, तो नॉर्मल ग्लास पहनोगे तो भी प्लेन पोलराइज आएगा,
और पोलराइज ग्लास पहनोगे तो भी प्लेन पोलराइज आएगा। अब तुम्हारे प्लेन पोलराइज ग्लास पहनने का फायदा क्या हुआ? पहनने का फायदा हुआ कि मान लो ये इस डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज है और तुम्हारे आंखों में आया, तो तुम्हारे आंखों में इसका एक कंपोनेंट अंदर आ पाएगा, ये नहीं अंदर आ पाएगा। मैं कह रहा हूं मेरी बात समझ। तेरे मान ले आंख में जो चश्मा लगा है, आंख में जो चश्मा लगा है उसके टोरोमलाइन क्रिस्टल का ऑप्टिकल एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस के लॉन्ग जो लाइट आएगा उसको पास कराएगा, ऐसे लाइट आएगा उसको पास कराएगा, ऐसे लाइट आएगा उसको पास कराएगा। तो तू इस डायरेक्शन में सारे लाइट को पास करा के देखना चाहता है। अब मान ले कि इधर एक ऑर्डिनरी लाइट था, वो इस डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड हो गया, सर समझ गया। अब ऐसे आएगा, अब यहां पे पहुंचा, इसे तो पास नहीं कर पाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट क्रॉस करेगा, बाकी ये कंपोनेंट कट जाएगा। सर मान लो कि एक ऑर्डिनरी सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट निकला, उसको हमने टोरोमलाइन क्रिस्टल से प्लेन पोलराइज कर लिया और तुम्हारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये था, मतलब इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा। अब ये मेरा आंख के आगे ग्लास में क्या लगा है? एनालाइजर। ये ऐसे आएगा, बताओ अब क्या होगा? मुझे अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा, और मेरा जो आंख पे चश्मा लगा है उसमें टोरोमलाइन का वर्टिकल एक्सिस ये है, मतलब ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइट तो ऐसे आया। तो एक है जो प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उसको डिटेक्ट कर रहा है। एक प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं टोरोमलाइन क्रिस्टल, और डिटेक्शन के लिए भी टोरोमलाइन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। फिर से बताता हूं, देख हुआ क्या। ये एक अनपोलराइज लाइट है सर। अनपोलराइज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगा वेव के मोशन के परपेंडिकुलर। ठीक है सर। यहां पे सर हमने निकोल प्रिज्म लगा ली, ये NiCOL निकोल प्रिज्म लगा लिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे निकोल प्रिज्म लगाया, कुछ इस तरह का होता है, और ये निकोल प्रिज्म बने होते हैं टोरोमलाइन क्रिस्टल से, जिस टोरोमलाइन क्रिस्टल का ये वर्टिकल एक्सिस है। अब यहां से जब लाइट गया तो इस ऑब्वियस सी बात है, इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसको पोलराइज कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन करते हुए वेव इधर जा रहा, तो ये क्या होगा सर? इस टोरोमलाइन क्रिस्टल ने इसको पोलराइज कर दिया। तुम अगर नेकेड आई से देखोगे तो लाइट ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। अब मान लो तेरा चश्मा लगाया और चश्मे में ये तेरा एक टोरोमलाइन क्रिस्टल निकोल प्रिज्म और लगा दिया, तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा? इसको डिटेक्ट करेगा। अब ये तो आ रहा है वर्टिकल एक्सिस से, लेकिन तुमने यहां पे 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे रख दिया। अब भाई साहब लाइट आ रहा ऐसे और तुम्हारा खिड़की ऐसे लगा है, तो इस खिड़की से लाइट पास ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या दिखाई देगा? नो लाइट। यहां पे लाइट पास ही नहीं करा। लाइट क्यों नहीं पास करा? क्योंकि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा, और तुमने जो खिड़की लगाया ऐसे लगाया। सर खिड़की ऐसे लगाते तो अच्छे से आता। तो यही एनालाइज कर रहा है ना। तो एनालाइजर गलत लगा दिया, गलत लगाने की वजह से यहां पे लाइट पहुंच ही नहीं रहा। समझ रहे हो? कुछ नहीं दिखेगा। वेरी गुड। Our phone is polarized or not depends upon your phone is how much cheap. If your phone is cheap like you, then obviously it is not polarized. But phone is like costly like mine, then obviously it is polarized. महंगा phone, महंगा polarized. A polarized is a thin commercial sheet in the form of circular disc, which makes use of the property of selective absorption of the production of intense beam of plane polarized light. कुछ नहीं है। निकोल प्रिज्म को ही हम पोलराइडर कहते हैं, जो पोलराइड कर देता है। निकोल प्रिज्म में जो सीट लगा होता है, और कोई खास बात नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? कोई खास बात नहीं, काम ऐसे करता है। देखो बेटा, ये है तुम्हारा अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा, इधर कर रहा, इधर कर रहा, इधर कर रहा, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा, और लाइट ऐसे जा रही। ये लाइट ऐसे जा रही, देखो ये लाइट ऐसे जा रही, लाइट ऐसे जा रही। यहां पे बेटा लगा है तुम्हारा ये निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म लगा है। इस पे हम टोरोमलाइन क्रिस्टल लगाते हैं। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, वो तो क्रॉस कर जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ऐसे मान लो जा रहा है, खिड़की ऐसे है, देखो खिड़की ऐसे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया क्रॉस कर गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है वो क्रॉस नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, इसका एक कंपोनेंट क्रॉस करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेट इस डायरेक्शन में जो वेक्टर बचेगा वो क्रॉस कर गया, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बोलते हैं?
प्लेन पोलराइज लाइट क्यों बोलते हैं? तो प्लेन पोलराइज लाइट इसलिए बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट इसलिए बोलते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन पास किया है वो एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा, तो ये वर्टिकल प्लेन जिसमें वाइब्रेट कर रहा उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जिसमें ये वाइब्रेट कर रहा उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसके परपेंडिकुलर जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा कट कर दिया, जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा कट कर दिया, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो तुमसे एक सवाल पूछते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच गया है, जहां पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसके परपेंडिकुलर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बिल्कुल काट दिया उसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में कितने का एंगल बनेगा? ये तो मत देखो, प्लेन पोलराइज लाइट दोबारा भी लिखा हुआ है, जो मैंने यहां पे लिखा है इसकी जरूरत नहीं थी। तो बताओ, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कितने का एंगल बनेगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कट कर दिया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच गया, तो उन दोनों के बीच में कितने का एंगल है बताओ? अरे भाई ऐसा खिड़की लगा, इस खिड़की से लाइट ये वाला पास कर गया, तो इसको कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जहां से पास कर गया वहां पे वाइब्रेशन बच गया, ये पूरा खत्म हो गया, इसको कट कर दिया, तो ये तुम्हारा हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हां, सिंपल। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन and plane of vibration is 90 डिग्री। खत्म। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज 90 डिग्री। खत्म। बताइए। 5/2। यस। हाँ भाई, यस यस यस, बस इतना समझना है। सर बोर्ड में काम आएगा क्या? हाँ, बोर्ड के लिए था, और किस लिए था? तुमसे बोले कि हाउ बी प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट, तो लिख लेना कि यहां पे एक टोरूमलाइन क्रिस्टल का निकोल प्रिज्म लेते हैं, एक पोलराइडर सीट भी इसको बोलते हैं। देखो इसके अंदर जो हमने यूज किया ना, देखो समझना पूरा प्रोसेस, इसके अंदर जो हमने यूज किया उसको कहते हैं टोरूमलाइन क्रिस्टल। शांति से सुनना, सब कुछ दिखाई देगा, समझ नहीं आएगा पूरा का पूरा दिखाई देगा। इसके अंदर जो क्रिस्टल लगा होता है उसको कहते हैं टोरूमलाइन क्रिस्टल। टोरूमलाइन क्रिस्टल जहां पे लगाते हैं उसको कहते हैं पोलराइडर सीट। ये पोलराइडर सीट है, ये क्या है? पोलराइडर सीट। और ये पोलराइडर सीट और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। तुम तीन तरह की चीजें पढ़ रहे थे ना, तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा सर कौन क्या है। तो सुन, टोरूमलाइन क्रिस्टल है जो क्रिस्टल, जैसे आप लोहे का प्लेट काटते हो ना, एल्युमिनियम का प्लेट काटते हो, स्टील का प्लेट काटते हो, उसी तरीके से टोरूमलाइन क्रिस्टल का हमने प्लेन काटा है, उस प्लेन को एक सीट पे लगाया जिसको कहते हैं पोलराइडर। तो पोलराइडर क्या होता है? एक सीट होता है जिसमें टोरूमलाइन क्रिस्टल होंगे। हाँ, और उस पोलराइडर और बाकी चीजों को मिला के जो पूरा एपरेटस बनता है उसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। तो ये पूरा जो है ना, वो पूरा हो गया तुम्हारा निकोल प्रिज्म। तो टोरूमलाइन क्रिस्टल एकदम बेसिक पार्ट है जिसकी जरूरत पड़ेगी। टोरूमलाइन क्रिस्टल ही प्लेन पोलराइज करता है। टोरूमलाइन क्रिस्टल जहां पे चिपकाते हैं उसको पोलराइडर सीट कहते हैं। ये पोलराइडर सीट है, और पूरा पोलराइडर सीट लगा के जो सेटअप बनता है उसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निकोल प्रिज्म कहते हैं। अब ये बताओ, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अलग होता है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन अलग होता है रे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग होता है। तो ये हटा दो अभी। ये बताओ, ये बताओ, इतना ही बताओ, अच्छे से पढ़ना। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री। दो ही ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है ना? दो ही ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। मैं थोड़ा समझा भी देता हूं। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जहां पे वेव जा रही, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये तरह प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ये तरह प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल कट कर दिया हमने, उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है तुम्हारा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच गया वर्टिकल, इस वर्टिकल प्लेन को, ऐसे वाले प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां पे एंगल किसके बीच पूछा है? एंगल बिटवीन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है, एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन प्लेन, पोलराइजेशन प्लेन और वेव की डायरेक्शन के बीच में एंगल बोल रहा है। वेव की डायरेक्शन एंड प्लेन के बीच एंगल पूछा। आराम से करना बेटा, गलती नहीं।
बताइए प्लीज। ऑब्वियसली बात है, टॉप पोल 0 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। मुझे लगता है मेजोरिटी ने 0 डिग्री आंसर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। 65% लोगों ने दिया, बिल्कुल 33% लोग तो हमेशा गलत होते ही है। तो ये गलत है और ये सही है। तुम आज तक यही नहीं समझ पाए प्लेन क्या होता है। अरे बुर्बक, ये प्लेन है, देख ये तेरा प्लेन है, ठीक है, ये तेरा प्लेन है, ठीक, और ऐसे लाइट जा रही और इसके परपेंडिकुलर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख ऐसे वाइब्रेट कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये है परपेंडिकुलर। और वेव कहां जा रही है? देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, और वेव जा रही है आगे की तरफ। वेव ऐसे आगे जा रही, तो वेव के मोशन का डायरेक्शन ये हुआ। हाँ, तो वेव के मोशन का डायरेक्शन ये कलम की तरफ हुआ और प्लेन ये हुआ। तो इन दोनों में कितने का एंगल है भाई? ये प्लेन है तेरा पूरा, और इसी प्लेन में तो वेव आगे जा रही। ये पूरा प्लेन है, प्लेन, और इसी प्लेन में ये तेरा वेव आगे जा रही, तो 0 डिग्री एंगल हुआ। ऐसे नहीं देखना, प्लेन ये पूरा, ये प्लेन है और इसी में वेव ऐसे आगे जा रही है। ऐसे देख, ये है तेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। देख ऐसे तेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये तेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा और वेव ऐसे जा रही। तो बता, ये पूरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन में कितने का एंगल है? 0 डिग्री का। हाँ, ये पूछे कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में कितने का एंगल है? 90 का। बता। बता, समझ में आया कि नहीं आया? मुंडी तोड़ दूंगा यहीं से चला के। थम्स अप करके बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। बेटा ये पूरा प्लेन है। देखो, जैसे मैं मान लेता हूं कि बोर्ड के परपेंडिकुलर ये प्लेन लिया मैंने, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वाइब्रेशन इधर हो रहा है, तो वाइब्रेशन ये हुआ तेरा। ये पूरा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, ये पूरा बोर्ड का प्लेन है, और इसी प्लेन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, मतलब सॉरी वेव जा रहा। तो वेव और इस प्लेन के बीच में 0 डिग्री का एंगल हुआ ना भाई। ये पूरा प्लेन, पूरा प्लेन है। आओ मालूस लॉ पढ़े। क्या? मालूस लॉ। ये मालूस लॉ क्या होता है जरा समझते हैं। तो भाई मालूस लॉ क्या होता है कि मान लो कि एक अनपोलराइज लाइट है, इस अनपोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और यहां पे मैंने लगा दिया एक तुम्हारा पोलराइजर, मतलब वही पोलराइडर प्लेट, जिसमें ये वर्टिकल खिड़की लगे। तो इससे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा? सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट हो जाएंगे। तो मान लो कि इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसकी इंटेंसिटी में आई नॉट मान लेता हूं, तो आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अब मान लो यहां पे एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा ई, ई एम्पलीट्यूड हो गया, यहां पे इंटेंसिटी होगा आई, आई इज प्रोपोर्शनल टू ई का होल स्क्वायर। यही होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा उसका होल स्क्वायर आएगा। तो ठीक है, समझ गया। ये कितना होगा इसके टर्म्स में भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, पहले मालूस लॉ समझाता हूं। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिस तरफ एक्चुअल में लाइट वेव ट्रेवल कर रहा, लाइट वेव ट्रेवल कर रहा, यहां पे एक मैंने हल्का सा टेढ़ा एक दूसरा पोलराइडर सीट लगा दिया, जो प्लेन पोलराइज्ड इसमें भी टोरोमोलाइन क्रिस्टल है इस लाइन में लगे हुए। तो इस टोरोमोलाइन क्रिस्टल का जो एक्सिस होगा, ये तुम्हारा टोरोमोलाइन क्रिस्टल का एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। तो ये तो लेकिन वर्टिकल था, हाँ ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। इस वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में वाइब्रेट कर रहा था, इस टोरोमोलाइन क्रिस्टल मतलब पोलराइडर सीट के बीच में एंगल थीटा है। तो यहां जो लाइट पहुंचेगा उसकी इंटेंसिटी आई डैश
फाइनल इंटेंसिटी जो लाइट बाहर निकलेगा उसकी इंटेंसिटी आई डैश, आई के टर्म्स में लिख लिए। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट यहां पास करेगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वो कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में है, एक ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकल है, मतलब इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा। कौन से कलर से बनाओ जो ज्यादा चमकेगा? ग्रीन से। तो देख इस लाइन में तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, हाँ सर इस लाइन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, और इधर एंगल थीटा बन रहा, तो इस ई का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जो कि होगा ई कॉस थीटा, हाँ कि ना, और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा ई साइन थीटा। थोड़ा सा तुम्हें 3 डायमेंशनल फिगर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, ऐसे जा रहा, और हमने पोलराइडर या टोरूमलाइन क्रिस्टल वाला जो प्लेट है उसको ऐसे नहीं लगाया, उसको ऐसे लगाया। तो इस तरफ जो जाएगा उसका एक कंपोनेंट ये वाला तो पास कर जाएगा कॉस वाला, और साइन वाला पास नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। कौन सा वाला पास करेगा, कौन सा वाला पास नहीं करेगा? कौन सा वाला पास करेगा, कौन सा वाला पास नहीं करेगा? बोलो कौन सा वाला पास करेगा, कौन सा वाला पास नहीं करेगा? जैसे देखो ना, सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा, मैं तुम्हारी तरफ लेके दिखाता हूं, ये ऐसे जा रहा, यहां पे मैंने वर्टिकल एक्सिस लिए तो ये सीधा पास कर जाता, मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, इसका इस लाइन के लॉन्ग एंगल थीटा है, इस लाइन से वर्टिकल लाइन का एंगल थीटा, इस लाइन से वर्टिकल लाइन का एंगल थीटा है, तो इस ई का कंपोनेंट इधर जाएगा ई कॉस थीटा, और इस ई का कंपोनेंट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला तेरा कैंसिल हो जाएगा, ई साइन थीटा पास नहीं करेगा, ई कॉस थीटा पास करेगा। तो सही बात है, तो ये वाला तो पास करेगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो गया, और वाइब्रेशन किस में जाएगा? वाइब्रेशन इसमें जाएगा। मतलब ये जो आई डैश होगा इस प्रोपोर्शनल टू ई कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या बचेगा? आई डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई था, तो यहां पे आई रख दो, तो आई डैश बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा। इसी लॉ को कहते हैं मालूस लॉ। तो इसमें क्या मालूस का योगदान है? कुछ नहीं, तुम्हें ये लॉ की तरफ बढ़ाता, फाइनली लिख देता कि देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन एंड पोलराइडर एक्सिस, मतलब जो ये पोलराइडर प्लेट का जो एक्सिस है और एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन है उसके बीच का एंगल थीटा है। आई है इनिशियल इंटेंसिटी और ये आई डैश है फाइनल इंटेंसिटी। ये आई डैश है फाइनल इंटेंसिटी, ये हो जाएगा, ये मालूस लॉ है। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन पे वाइब्रेट कर रहा हो वो वाइब्रेशनल एक्सिस हो गया, और तुम्हारा पोलराइडर प्लेट का एक्सिस जो एंगल बना रहा है इस एक्सिस से उसको थीटा बोल देंगे। इसके कॉस मतलब इस एक्सिस में पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हाँ सर एंगल थीटा है, एंगल इन दोनों के बीच का थीटा है, तो कॉस वाला कंपोनेंट पास करेगा, साइन वाला नहीं पास करेगा, तो आई डैश इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। बस खत्म, बस इतना ही पढ़ना। हाँ बस इतना, खत्म हो गया, मालूस लॉ खत्म। सर एक दो सवाल करा दो ताकि हो जाए पूरा। हाँ हो जाएगा सर। ये तो तुम्हारा पोलराइज लाइट था। हाँ पोलराइज लाइट, तो पोलराइज लाइट होगा तभी तो उसका एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस से तुम इस पोलराइडर सीट का एक्सिस देख पाओगे। इसको एनालाइजर भी बोल देते हैं, पोलराइडर या एनालाइजर भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर पोलराइज लाइट होगा तभी तो तुम देख पाओगे ना कि एक एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का एक्सिस और ये पोलराइडर सीट का एक्सिस, तभी तो देख पाओगे। अगर अनपोलराइज लाइट पास करे तो मालूस लॉ लगेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। सर अनपोलराइज लाइट पास कराओगे तो अनपोलराइज लाइट का वाइब्रेशन तो इसमें भी है, ये पास कर जाएगा सीधा। सर ई वाला थोड़ा टेढ़ा है,
ये वाला एकदम परपेंडिकुलर है। अब हर डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे, ये खिड़की है तो खिड़की से ऐसे भी लाइट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर, ये खिड़की है और मान लो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, तो अनपोलराइज लाइट है तो ऐसे भी जाएगा सर, ऐसे भी जाएगा सर, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे होगा, मतलब हर थीटा पॉसिबल है। हाँ सर, हर थीटा पॉसिबल है, तो लगा तो सकते हो सर, आप लगा तो सकते हो। कैसे? देखो, आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर है। हाँ, अब यहां से जब पास करेगा तो मालूस लॉ लगाओ, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। देखो बस सीधा आई नॉट लिख देता हूं, आई बराबर आई नॉट फाइनल इंटेंसिटी आई, और इससे पहले इंटेंसिटी क्या था, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम यहां से एवरेज ले लेंगे इसका, खोपचा आई नॉट तो कांस्टेंट है, खोपचा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, थीटा पे डिपेंड करती है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की खोपचा वैल्यू कितनी होती है? एसी याद करो, ए सी, जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं आगे नहीं करूंगा। ए सी कॉस थीटा का खोपचा वैल्यू होता है बेटा 0, कॉस थीटा का खोपचा वैल्यू होता है 0, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का खोपचा वैल्यू होता है ए सी। सभी बच्चों का जवाब सही है, एक भी गधा बच्चा नहीं। देखो हाँ, एक दो है। तो जितने लोगों ने 0 जवाब दिया है, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहना। बाकी सब लोगों ने सही जवाब दिया, हाफ। सेम विथ साइन थीटा, साइन थीटा का खोपचा वैल्यू 0 एंड साइन स्क्वायर थीटा का खोपचा वैल्यू हाफ। खोपचा ए सी। तो यहां पे अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज होके इस सीट से बाहर निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी होती है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ, तो सिंपल हो जाएगा आई नॉट बाई 2। ओ भाई गॉड, यस, ए सी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब तुम्हारा अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर से, पोलराइडर सीट से, या एनालाइजर भी बोल देते हैं इसको, कुछ भी नाम बोल सकते हो, पोलराइडर सीट, पोलराइजर, पोलराइडर या एनालाइजर, ए सी। तो यहां से इंटेंसिटी अगर आई नॉट है अनपोलराइज लाइट का, तो यहां पे हो जाएगा आई नॉट बाई 2। सर कितने एंगल पे है ये तो देखा नहीं, अरे बहुत सारे एंगल थे ना, इसलिए एवरेज थीटा ले लिया। थीटा के एवरेज वैल्यू पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हाफ, ए सी आई नॉट बाई 2। अब यहां पे एक एक्सिस है, तो इस एक एक्सिस से पोलराइजर का एक एक्सिस लेंगे, उसके बीच जो थीटा होगा वो लेंगे ऐसे। ये तुम्हारा मालूस लॉ है। अरे सवाल करके ना तुमको मजा ना जाएगा तो बताना, पूरा पैसा वसूल। ले सवाल। अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ये पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट है। पोलराइज लाइट पर लेना, पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज लाइट है। पहले पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, इंसिडेंट ऑन अ पोलराइडर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से पोलराइडर का एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से पोलराइडर का एक्सिस। देन इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग लाइट विल बी, तो इंटेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को रख दो। करो तो जरा, सही ऑप्शन सेलेक्ट करियो। ए सी करियो जरा। करियो जरा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 रख देंगे, तो आई नॉट कॉस 60 होता है हाफ का होल स्क्वायर, तो यार आई नॉट बाई 4। बताओ सर, सेकेंड ऑप्शन। हाँ, सेकेंड कहाँ है? बी। बताओ क्या दिक्कत आएगी इसमें? यस, लो। अब ये चीज को कोई मुश्किल बोले उसको क्या कहोगे? बताओ, तुम अपने शब्दों में बताओ। अगर इसको कोई भी मुश्किल बोले तो इसको क्या कहा जाएगा? बताओ, क्या ही कहा जाएगा इसको?
78% लोगों ने सही दिया है। 14% बच्चे सी कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सिर्फ 78% लोग अभी भी सही है। मैं क्या ही करूं, क्या ही पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, समझ नहीं आ रहा। ये पहले की इंटेंसिटी दी है पोलराइज लाइट की, पहले की इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजर के बीच का एंगल है, और ये फाइनल इंटेंसिटी। क्या पढ़ाऊं और कैसे बता दूं, बता। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई ठीक है। हाँ बी है। बता। मालूस लॉ जो तूने लगाया है यहाँ पर, सॉरी ये तो मालूस लॉ जो तू लगाता है, फाइनल इंटेंसिटी बराबर इनिशियल इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक एंगल थीटा दो एक्सिस के बीच का तभी ले सकता है ना जब ये जो इंटेंसिटी है वो पहले पोलराइज लाइट की होगी, ये फाइनल पोलराइज लाइट की होगी। मतलब ये फॉर्मूला ही पोलराइज लाइट के लिए, फॉर पोलराइज लाइट। अगर मान ले अनपोलराइज लाइट है तो एक थीटा हो ही नहीं सकता, एक थीटा हो ही नहीं सकता ना अनपोलराइज लाइट। ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है पोलराइडर से पास करने से पहले, और ये पोलराइडर से पास करने के बाद। सॉरी, ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है पहले, ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है बाद में। देखो ना प्लेन पोलराइज लाइट लिखा है। बताओ, कोई बात नहीं, एक सवाल और करते हैं, तुम्हें मौका देंगे, तुम्हें मौका देंगे, घबराओ मत। लो ये करो, नीट 2017 का सवाल है। देख रहे हो सवाल कैसे आते हैं, नीट 2017 का सवाल है। करो करो। द पोलराइजर P1, पोलराइड्स, पोलराइजर, पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके ठीक है। एक पोलराइडर P1 ऐसे है, पोलराइडर P1 ऐसे है, तो दूसरा पोलराइडर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऐसे है, ऐसे एकदम एकदम परपेंडिकुलर, ये ऐसे ये ऐसे, दोनों के एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अनपोलराइज लाइट आई नॉट, अब देखिए ये क्या लिख रहा है, अनपोलराइज लाइट ऑफ आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1। यहां पे अनपोलराइज लाइट आई है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। अब यहां पे मालूस लॉ लगाओगे तो पक्की बात है पता कि ऐसे लाइट जाएगा विथ इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2, क्योंकि अनपोलराइज लाइट है। तो थीटा क्या होगा सर, एक थीटा होगा नहीं तो एवरेज थीटा लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ। ये आ गया, मालूस लॉ लगा के तो आया था। इज इंसिडेंट ऑन P1, ठीक है, P1 पे आई नॉट आएगा तो यहां से आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। थर्ड पोलराइडर P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। थर्ड पोलराइडर P1 और P2 के बीच लगा है, ये P1 पोलराइडर है, ये P2 पोलराइडर, इन दोनों के बीच लगा है। सच दैट एक्सिस मेक एन एंगल 45 डिग्री विद दैट ऑफ P1। P1 से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे लगा है एनालाइजर, ये सॉरी पोलराइडर लगा है जो इस वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, विद द P1। देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2। तो फाइनल यहां पे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आराम से करियो भाई। मैं खुद जब ये चैप्टर पढ़ा था या उसके बाद मैंने इस चैप्टर को कई बार पढ़ाया था, खुद पढ़ा था और कई बार पढ़ाया था, तो मैं हर बार कंफ्यूज रहता था कि यार कई बार फॉर्मूले में मालूस लॉ में पता है क्या होता है, कई बार मालूस लॉ में फाइनल इंटेंसिटी को लिखते हैं आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कई बार लिखते हैं सिंपल आई कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कैसे, तो मालूस लॉ लगाओ, और मालूस लॉ का फॉर्मूला होता है फाइनल इंटेंसिटी पोलराइडर से पास करने के बाद इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आराम से लगाओ मालूस लॉ, जहां जितनी बार पोलराइडर रखा है लगाओ, हर बार तेरा आंसर सही आएगा, गारंटी है। लगाओ, तो लगा, यहां लगाओ, चलो इसको लगाओ, यहां लगाओ। टू पोलराइडर P1 एंड P2 आर प्लेस्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनपोलराइज लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1। तो ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है प्लेन डायरेक्शन ऑफ वेव को छोड़ के, मतलब इधर तो जा ही रहा है ना लाइट, इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होता है हर लाइन में। अनपोलराइज लाइट है ये। तो अनपोलराइज लाइट में यहां से यहां तक मालूस लॉ लगाओगे तो मालूस लॉ लगा के आया आई नॉट बाई 2, समझे, मालूस लॉ लगा के आया आई नॉट बाई 2। अब इस आई नॉट बाई 2 से यहां जाएगा तो यहां पे फाइनल इंटेंसिटी देखो, फिर यहां से यहां जाएगा तो यहां पे फाइनल इंटेंसिटी देखो। आराम से करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, आराम से करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं।
सवाल पढ़ के तो मैंने दे दिया पूरा तुम्हें, सवाल पढ़ के मैंने दे दिया, समझा तुम्हें दिया। मालूस लॉ लगाओ, मालूस लॉ। तो सर मालूस लॉ तो उसमें भी लग जाता है, अनपोलराइज लाइट में, हाँ लग जाता है। और मालूस लॉ जब अनपोलराइज लाइट में लगाओगे तो वहां पे थीटा सारा ही लोगे, तो ये आई है तो आई नॉट बाई टू आएगा। यहां पे फाइनल इंटेंसिटी होगा आई नॉट बाई टू, क्योंकि इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, इन टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल इससे 45 डिग्री पर है और इससे ये भी 45 डिग्री पर होगा, इस लाइन से ये 45 डिग्री पर होगा। तो देखो ये हो जाएगा तेरा आई नॉट बाई टू, और कॉस 45 होता है 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर हाफ, तो आएगा आई नॉट बाई फोर। यहां पे आएगा तुम्हारा आई नॉट बाई फोर, ये इंटेंसिटी आई नॉट बाई फोर, ये इससे पास करेगा तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो गया तेरा आई नॉट बाई फोर, और कॉस 45 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये 2, 4 दूना 8, आई नॉट बाई 8। आई नॉट बाई 8 इज योर करेक्ट आंसर, सी। बता, सी। 27% लोगों का जवाब आई नॉट बाई फोर। भगवान ही मालिक है फिर, भगवान ही मालिक है फिर। मैं जा रहा हूं, आज से मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी ओनली आईएएस, आई एम बिकम आईएएस ओनली, not teaching you people, foolish people, you foolish people, I want don't teach, I only teach, I become IAS ऑफिसर, जिला का, डिस्ट्रिक्ट का, डीएम का डिस्ट्रिक्ट बनूंगा मैं, आई विल बिकम डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आई विल बिकम डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आई डोंट वांट टू टीच यू फुलिश पीपल। भाई इतने अच्छे से तो क्या ही समझाएगा यार, कोई बता, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। ISMR, यस, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए, बता बता ना, कोई डाउट है तो बोल। सर यहाँ पे मालूस लॉ कैसे लगा है, ये अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट ऑफ आई नॉट, तो जब अनपोलराइज लाइट है तो उसमें थीटा तो सारे ही होंगे, क्योंकि एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और तो उसमें थीटा सारे होंगे, तो सारे थीटा की वैल्यू लेगा तो एवरेज थीटा की वजह से ये आ जाएगा हाफ, और इस हाफ को पास कराएगा तो यहां पे लिखेगा इस इनिशियल इंटेंसिटी तो हाफ है, हाफ कॉस स्क्वायर 45, ये आ गया आई नॉट बाई फोर। अब फिर इनिशियल इंटेंसिटी है, देख आई नॉट बाई फोर इंटू कॉस स्क्वायर 45, बता कहां डाउट है, कुछ डाउट है बोल, मैं कैटर करूंगा। पहले बायो बढ़ाओ फिर यूपीएससी बढ़ा, नहीं यूपीएससी पढ़ाऊंगा तो नहीं यूपीएससी पढ़ूंगा। सर P2 एंगल 45 कैसे होगी, देखो सवा पर बीन, मैं कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा, चल मैं अपना क्यों मुंह खराब करूं, तेरा तो शकल और दिमाग दोनों खराब है, मैं अपना मुंह खराब क्यों करूं। जब टोटल एंगल 45 है, सॉरी 90 है, ये टोटल एंगल 90 है, क्यों एक इधर है और एक ऐसे, ये टोटल एंगल 90 है, बीच में इससे एक 45 पे लगाया तो बचा हुआ 45 हो जाएगा। अरे ये मतलब क्या करूं, तो सवा परवीन तुम मेरे से बात कर बेटा, मैं तेरी समस्या समझना चाहता हूं, मैं तुम्हें गाइड करूंगा बेटा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा बेटा। जब ये वर्टिकल है इससे इससे 45 डिग्री रखा, टोटल 90 था तो ये भी तो 45 होगा बेटा, मैं बात करना चाहता हूं कि समस्या एक्चुअल में कहां है बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। कौन उठा, हाँ सवा प्रवीण, सवा प्रवीण एक बात बता, चप्पल से मारूंगा तुमको, बकलोल कहीं के 45 डिग्री कैसे आया, शर्म नहीं आया तुम्हें, लाइट बढ़ा ले पहले, दिमाग की लाइट कैसे जलाएगी, जब ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, यहां से 45 हुआ तो बचा हुआ 45 आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, इसको डैश फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या बोल रहा है। वीडियो ही देख के बोल ले, कम से कम कुछ शर्म आया कि नहीं आया। अब प्रवीण ये कुछ शर्म वरम आता है कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको, 45 कैसे आया, मेरी आवाज नहीं जा रहा तो हेलो 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 हेलो
चलो, बट सर आपने मालूस लॉ आई नॉट समझाते वक्त बताया था कि इंटेंसिटी निकालते टाइम आई नॉट आई इंटेंसिटी का वैल्यू रखेंगे, वो इनिशियल डेंसिटी होगा। इनिशियल डेंसिटी कैसे होगा? इंटेंसिटी होगा, जो कि यहाँ पर आई नॉट है, लेकिन आपने हर बार इंटेंसिटी अलग रखा है, वहाँ वाला इंटेंसिटी रखा है जो फाइनल पॉइंट पास होने पर हो गया। ऐसा ही करना है क्या? प्लीज़ एक बार बता दीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। I/2 क्यों लिया? देख, जितनी बार पोलराइडर सीट लगा होगा उतनी बार तू मालूस लॉ लगाएगा। ये अनपोलराइज लाइट है, तो इसका एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी है। तो जब यहाँ पे मालूस लॉ लगाएगा तो ये मालूस लॉ लिखेगा, देखिए इंटेंसिटी क्या है तेरा? आई नॉट, तो लिखेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, तो इसलिए आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो याद रखना कि मालूस लॉ लगा के ही जब अनपोलराइज लाइट कहीं से पास करे, क्या पास करे? अनपोलराइज लाइट कहीं से पास करे, अनपोलराइज लाइट कहीं से पास करता है तो इसकी इंटेंसिटी हो जाती है आधी आई नॉट बाई 2। यहां से जब लाइट इसमें जाएगा, यहां से लाइट जब इसमें जाएगा, तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, आई नॉट बाई 2 है, ये आ गया आई बाई 4। अब यही लाइट यहां से जा रहा, तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45। बता कोई कंफ्यूजन है तो बता, अब कोई कंफ्यूजन है कि हो गया? चल एक बार और करते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आता है कि नहीं। ये कर, ये कर, चल। Two Nicole are oriented with them principal plane making an angle of 60. Two Nicoles are, two polarizer Nicoles एक ही चीज होगा ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये। तो टू निकोल्स आर ओरिएंटेड प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक निकोल ये है, एक निकोल ये है। इस निकोल से 60 डिग्री पर इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है, इससे 60 डिग्री पर दूसरा निकोल डाला है, ऐसे डाला है, दूसरा निकोल डाला है, वर्टिकल एक्सिस है 60 डिग्री पर, ठीक है सर। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विच पासेस थ्रू द सिस्टम इज द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट। अब ये लाइट कैसा है? अनपोलराइज। किससे पे आया होगा? तो दो निकोल से, उससे पहले वाले पे आया होगा, यहां पे आया होगा। ये कैसा है? अनपोलराइज लाइट है। तो मान ले अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। बता, यहां से जो अनपोलराइज लाइट, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगी, ये इससे पास करेगा तो अपने आप यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इससे 60 डिग्री पास करेगा, ये फाइनल कितनी हो जाएगी? और फाइनल कितना परसेंट इनिशियल का, वो निकाल ले, चल कर, चल 1 मिनट का समय देता हूं, कर कर पाएगा बेटा तू, बहुत आसान है यार ये चीजें। तो होता है कई बार, एक दो सवाल करने होते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन था ना, मुझे लगता है कि मैंने खत्म करने की पूरी कोशिश करी है। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे प्रिंसिपल प्लेन मतलब इसका प्लेन एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहा, तो इस प्लेन में ही तो एक्सिस काटेंगे। अरे चाचा चौधरी, ये एक सीट है, तो सीट का ये प्लेन हुआ, और इस प्लेन में ही तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक्सिस इस प्लेन में ही तो होगा। तो ये प्लेन है, प्लेन में ही एक्सिस ऐसे रहता है, ऐसे एक्सिस, प्रिंसिपल प्लेन मतलब ये प्लेन है। ये पोलराइडर सीट है, मान ले इस पोलराइडर सीट में ये वर्टिकल एक्सिस काटा है, तो इस ये ही तो एक्सिस हो जाएगा ना, इसी प्लेन में एक्सिस हो जाएगा, एरिया नहीं लेना। समझा? ये तेरा प्लेन है, ये प्लेन है,
इसी प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा। बिरयानी बनाया सब, कद्दू जैसा शकल है साले, तेरा बिरयानी खाएगा। सवाल कर ले पहले। देख, ये अनपोलराइज लाइट है, इससे पास करेगा तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 बाई डिफॉल्ट। चाहे तू इस पोलाइडर का एक्सिस और प्लेन कहीं भी रख, ये I0/2 ही होगा। बता क्यों? क्योंकि यहां से थीटा सब, इसको ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, अनपोलराइज लाइट है तो थीटा तो कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, यहां से I0/2 60 डिग्री पर जा रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और इस एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, इस एक्सिस से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा। तो फाइनल इंटेंसिटी आएगा I0/2 cos स्क्वायर 60। तो ये हो जाएगा I0/2 cos 60 की वैल्यू हाफ का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 दूना 8, I0/8, I0/8। तो फाइनल इंटेंसिटी I0/8। कितना इंटेंसिटी पास कर गया, परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 100/8 तेरा आ जाएगा 12.5%, 12.5%। मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। सही है। अब इसमें परसेंटेज निकालने नहीं आया होगा, चल 80% लोगों का जवाब सही है, 80% लोगों का जवाब सही है। चल क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया बेटा। ये कर भाई, जितने सवाल आज तक बने होंगे पूछे होंगे सारे ही करा देता हूं मैं, छोड़ूंगा ही नहीं। चिंता क्यों कर रहा है, छोड़ूंगा ही नहीं। चल ये कर, चलो ये करो। टू पोलराइड्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट हैं। Two polarities are oriented with their plane perpendicular to the incident light and transmission axis making another 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? अच्छा, प्लेन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइन सही तो है। अच्छा मान ले कि वेव ऐसे जा रही, ऐसे समझना, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन है, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन है, और इस डायरेक्शन में वेव जा रही, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही, और इस तरीके से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। और मान ले मैं पोलराइडर सीट ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, तो क्या फायदा होगा? मतलब वेव के मोशन के डायरेक्शन में पोलराइडर सीट रख दोगे, वेव के मोशन के पैरेलल ही पोलराइडर सीट रख दोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे मान लो ईएम वेव आपने पढ़ा था, तो ईएम वेव में ये पढ़ा था ना कि लाइट जिधर जाती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट तुम्हारी तरफ जा रही मान ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे ऐसे है, हर डायरेक्शन में। पोलराइडर या तो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे 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 रखोगे, वेव के पैरेलल रख दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? बताओ, अगर इसकी इंटेंसिटी है, मैं यहां पे ही करा देता हूं पीछे में एक पेज लेके, जैसे मान लो ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट देख लेना, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। अनपोलराइज लाइट है, बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है ये अनपोलराइज लाइट है, और यहां पे एक निकोल प्रिज्म का या पोलराइडर, पोलराइडर मैंने लाइट वेव के प्लेन में रख दिया, पोलराइडर, पोलराइजर, पोलराइजर इज प्लेस्ड parallel to the direction of wave, मतलब जिधर वेव जा रही, उसी के प्लेन में मैंने ये सीट रख दी। जैसे मान लो वेव तुम्हारी तरफ जा रही, मैंने सीट ऐसे रख दिया, देखो सीट, खिड़की ऐसे रख दिया। अब लाइट तो ऐसे ऐसे कर रही थी ऑसिलेट, 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 तो ये तो कुछ इफेक्ट ही नहीं डाल पाएगा। अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे I0 है, तो यहाँ भी लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पे अनपोलराइज लाइट रह जाएगी, इसकी इंटेंसिटी I0 ही रहेगी। तो जो हम पोलराइडर रखते हैं वेव के डायरेक्शन से तो परपेंडिकुलर रखते हैं, अब वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, ऐसे रख सकते हैं। क्लियर है क्या? देखो, तो ये कह रहा है द टू पोलराइडर आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। अब लाइट ऐसे आ रही, लाइट वेव ऐसे जा रही, ये लाइट है,
तो लाइट के इंसिडेंट का परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, एक पोलराइडर मान लो ये रखा है और दूसरा पोलराइडर ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एंगल 30 डिग्री, एक दूसरा पोलराइडर ऐसे रखा है, रोटेरा। रोटेरा एक एक्सिस बेटा ये हो गया, एक एक्सिस तुम्हारा ये हो गया, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब यहां से ध्यान से देखो, वेव ऐसे ही जा रही है, सीट तो ऐसे ही रखा है ना मैंने परपेंडिकुलर, इससे एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा। बताओ आंसर क्या होगा। देखो ये अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट, जहां से जो लाइट पास करेगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2, ये तो फैक्ट है। अब यहां से यहां जा रही तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आई नॉट बाई 2 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2, √3 इज 3 बाई 4, √3 बाई 2, हाँ तो ये जाएगा 3 आई नॉट बाई 8। तो 3 बाई 8 टाइम्स पास कर रहा, ये आंसर आएगा। बताओ बताओ कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दिक्कत। अब तो समझ गए ना भाई क्या समझाना चाह रहा था तुम्हें, अब तो समझ गए ना क्या पढ़ाना चाह रहा था, क्या सिखाना चाह रहा था। यही मालूस लॉ का थ्योरी लिखा है, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, जो वेव का है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ओके, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे देख लो। इफ थीटा इज 0 देन आई बराबर आई, थीटा इज 0, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा और जो एनालाइजर रखा है मैंने प्लेन पोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा और एनालाइजर ऐसे रखा है 0, तो यहाँ से सारी की सारी 0 रखोगे थीटा को, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो आई बराबर आई नॉट हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो आई बराबर 0 होगा। ठीक है, ए प्लेन पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, I naught is equal to k square is incident on the polarizer and the vibration of the amplitude A makes an angle theta with the transmission axis. Then the component of the vibration parallel to the transmission axis will be A cos theta and perpendicular to will be A sin theta. Hence I बराबर I naught is proportional to A square। अरे यार वही कहानी है, इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, ये डेरिवेशन बता रहा है, जो मैं समझा रहा था ना उसी की बात कर रहा है कि कौन पास करेगा कौन पास नहीं करेगा। तो पोलराइजर के एक्सिस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस थीटा एंगल बना रहा तो कॉस वाला कंपोनेंट पास करेगा, साइन वाला पास नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये सारे सवाल को मैं ऊपर कर लेता हूं एक बार, रुकना। मतलब क्वेश्चंस बेटा जो थे ना वो एक साथ नीचे थे सारे क्वेश्चंस में जो मैंने कराया उसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, खास बात नहीं है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये तो निकोल प्रिज्म से था, निकोल प्रिज्म के अंदर पोलराइडर सीट होता है, पोलराइडर सीट में टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है। बता बता समझ में आता है क्या? बता पोलराइजेशन कौन करता है? निकोल प्रिज्म एक डिवाइस है जो पोलराइज करता है, निकोल प्रिज्म एक डिवाइस है जो पोलराइज करता है। निकोल प्रिज्म कैसे पोलराइज करता है? निकोल प्रिज्म में एक लगा होता है पोलराइडर सीट, पोलराइडर सीट में क्या होता है? पोलराइजर सीट में टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है सर, टोरोमलाइन क्रिस्टल क्या करता है सर? पोलराइज कर देता है। ठीक है, अब है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ये क्या होता है बताते हैं। देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से जो पोलराइजेशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, आओ देखो, आओ देखो, मान लो कि एक डेंसर मीडियम है म्यू, ये डेंसर मीडियम है। कौन सी मीडियम है भाई? डेंसर मीडियम है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। इसमें कलर भर दूं तो ताकि फील है तुम्हारा म्यू कुछ है। ले, खुश रहे बेटा, खुश रहे, कभी दुखी मत हुई हो जीवन में। ले, कलर पसंद है कि कलर चेंज कर दूं? पसंद है, अच्छा ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बाहर तुम्हारा मान ले रेयर मीडियम है एयर। अब यहां से जब लाइट इस डेंसर मीडियम पे फॉल करता है, ये इंसिडेंट रहे,
तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा कि दोनों होगा, ये बता। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि दोनों होगा, ये बता। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की दोनों होगा, ये बता ना, बता बता बता। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि दोनों होगा, बता क्या होगा। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि दोनों होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों होगा। क्यों दोनों होगा? कि सर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट भी तो हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और एक रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये नहीं दिख रहा तो उसको कलर चेंज करते हैं, ये दिख रहा है क्या? ये रिफ्रैक्टेड लाइट है तो मोटा कर देते हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। सर ये कुछ बनेगा। अब मान लो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर आई होगा। क्या यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कुछ आर डैश होगा? हाँ सर, ये रिफ्रैक्टेड रे। एक्चुअल में इस यहां पे लिखूंगा तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, बढ़िया। ब्लैक कलर प्लीज। ब्लैक कलर का तो खुद ही है, उसमें ब्लैक करूंगा तो कैसा लगेगा? होता क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पार्शियली पोलराइज होता है। पार्शियली पोलराइज मतलब सर, मतलब सस्ता पोलराइजर। सस्ता पोलराइजर मतलब टूटा हुआ। मान ले खिड़की एक ऐसा है, अब ये खिड़की बहुत स्ट्रांग नहीं, यहां से ऐसे तो पास कर ही जा रहा, ये भी पास कर जा रहा पूरा का पूरा, ये कुछ रुक जा रहा, ये भी पार्शियली पास कर जा रहा, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। ये क्या होता है? पार्शियली पोलराइज्ड होता है। सर ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होता है, पार्शियली पोलराइज्ड होता है, पार्शियली पोलराइज्ड होता है। तो जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है या डेंसर से रेयरर में जाता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और रिफ्रैक्टेड रे होता है, दोनों पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं। यस। लेकिन अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ आई बराबर थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर एक पर्टिकुलर एंगल थीटा सी के बराबर हो, वेयर वेयर WHERE वेयर tan थीटा सी बराबर म्यू होता है, देन रिफ्लेक्टेड रे becomes completely polarized, completely polarized and refracted ray remains partially polarized, at that instant angle between reflected ray and refracted ray becomes 90 डिग्री, सर ये कैसे पता चला? ये ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है। ये एग्जैक्टली अगर एक क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट कर रहा उस मीडियम में, एयर से, ये रेयर मीडियम एयर से एक पर्टिकुलर इस मीडियम में, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। इसको अगर मैं डार्क से लिखना चाहूं तो डार्क से लिख देता हूं। इस मीडियम पर जिस पे फॉल किया है उस पर, मतलब रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाता है, जिस मीडियम पे फॉल कर रहा है उस मीडियम पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एक पर्टिकुलर एंगल थीटा सी के बराबर हो, वेयर थीटा सी बराबर म्यू, वेयर tan थीटा सी बराबर म्यू, तो देखा गया कि अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा
इतना हो जहां पे tan थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली म्यू के बराबर आ जाता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होता है, और इन दोनों में बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, तभी वो प्लेन पोलराइज्ड होता है, बाकी नहीं होता। ये ऑब्जर्व फेनोमेना है। क्या है ये? ऑब्जर्व फेनोमेना है। तो लाइन जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, बहुत अच्छे अक्षर में नहीं लिखा है, अच्छा राइटिंग नहीं है, लेकिन इसको 2 बार पढ़ो, इसको 2 बार पढ़ो, चलो 2 बार पढ़ो, चलो चलो। अरे खाने का जुगाड़ देखने गया था, कुछ मिला ही नहीं यार, क्या यार, क्या व्यवस्था है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। रिफ्लेक्टेड रे में प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेते भाई। अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इस पर्टिकुलर एंगल के बराबर होता है जिसकी वैल्यू tan थीटा सी म्यू के इक्वल होता है, देन REFLE रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड रिमेन्स पार्शियली पोलराइज्ड। रिफ्रैक्टेड कभी पोलराइज नहीं होता। एट दैट इंस्टेंट एंगल बिटवीन REFLE है, सही है, एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स 98, सही तो है। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, बात खत्म, खत्म। क्या व्यवस्था है यार, कोई मजा नहीं आ रहा, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं करा यहाँ। ज्यादा देखने उधर कैंटीन में कुछ नाश्ता वास्ता का जुगाड़, कुछ खाने पीने की चीजें मिला ही नहीं यार, क्या यार। हाँ, ऑफिस आया हूँ, ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस से, कोई व्यवस्था ही नहीं खाने पीने की। स्टूडियो तुम पहचानते हो, कई बार यहाँ से क्लास लिया मैंने। तुम्हारे बैच में एक बार जो रिजल्ट निकला था, तो रिजल्ट में एक बच्चे को नहीं लाया था, कौन था, वैभव था, क्या था वो, वैभव और सैम्यूल, इन सबको लाया था ना, वही स्टूडियो है। अपसेट हो गया मैं एकदम, कोई व्यवस्था ही नहीं ठीक ठाक यार। कम से कम क्लास व्लास हो तो वहाँ पे बगल में खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो, तब तो क्लास में मजा आता है। चल ये देख, सर ये कैसे पता चला भाई? ये पता तब चला जब पर्टिकुलरली इस थीटा सी पे जब लाइट को फॉल कराया, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी को क्या लिख सकता है बोल, आई बराबर थीटा सी बराबर, तो थीटा सी बराबर क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। तो अगर लाइट इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आता है, आई बराबर थीटा सी, वेयर थीटा सी इज tan इनवर्स म्यू, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है वो कैसा हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे प्लेन, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है, रिफ्रैक्टेड रे नहीं होता। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, बस ये आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर है क्या सर? बस हाँ, एक यहां पे और चीज, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, इसका नाम भी होता है यार, इसको बोलते हैं कुछ ब्रीवेस्टर एंगल। अब स्पेलिंग की गारंटी मैं नहीं लूंगा, ब्रीवेस्टर एंगल भी इसको बोलते हैं, इसको ब्रीवेस्टर एंगल के नाम से जानते हैं। चल पहले स्पेलिंग का पंचायती कर लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वही चीजें लिखी है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, पढ़ के देख लो। द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस अ प्लेन पोलराइजिंग लाइट बाय रिफ्लेक्शन
दिस मेथड वॉज डिस्कवर्ड बाई मालूस. ओ माई गॉड, वेरी मच फेवरेट साइंटिस्ट. माइन पर्सनली, माइन फेवरेट साइंटिस्ट इज मालूस. Malus. When beam of ordinary light is reflected from a surface, then reflected light is partially polarized. ये मैंने बताया था कि नॉर्मल एंगल पे अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी से ज्यादा है या एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी से कम है तो ये पार्शियली पोलराइज रहेगा. पार्शियली पोलराइज रहेगा, पोलराइज रहेगा. एग्जैक्टली आई बराबर थीटा सी हो, जहां पे थीटा सी की वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू, तो रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा. कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा. ठीक है. द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइज लाइट इन द रिफ्लेक्टेड बीम इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज इंसिडेंट एन एंगल कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल. ओके, पोलराइजिंग एंगल और ब्रीवेस्टर. देखो भाई, ब्रीवेस्टर से चाहिए BREWSTER, ब्रीवेस्टर एंगल. ले ब्रीवेस्टर एंगल देख, ब्रीवेस्टर एंगल, ये ब्रीवेस्टर एंगल, ये ब्रीवेस्टर एंगल. चलो, इस पे सवाल भी आया नीट 2018 में. भाई साहब, इस चैप्टर देख रहे हो कितना छोटा चैप्टर है और बहुत कंसाइज थ्योरी है, बहुत फैला हुआ थ्योरी नहीं है, कंसाइज है. एक बार समझ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे. देखो, हर साल सवाल इस पर पूछा. देखो 18 में सवाल पूछा है सर, इस चैप्टर से तो 2-3 सवाल आए होंगे हर साल. हाँ, तुम देखो ना, जब से मैं तुम्हें इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूं तो इंटरफेरेंस पढ़ाया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, डिफ्रैक्शन पढ़ाया, पोलराइजेशन पढ़ाया और पोलराइजेशन अभी पढ़ा रहा हूं. देख रहे हो कैसे सवाल रिपीट हो रहे हैं. पर अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. Mu. At a polarizing particular angle of incident I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular. हाँ, तो यही तो कंडीशन है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो गया, then which of the following option is correct? तो भाई, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो गया मतलब ब्रीवेस्टर एंगल है, पोलराइजिंग एंगल है. तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ हिज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. नहीं, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर पोलराइज होता है. रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. हाँ, ये हो गया ना. और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है तुम्हारा थीटा सी के और थीटा सी होता है tan इनवर्स म्यू. तो ये तो गलत है, पर ये भी गलत है. सेकंड ऑप्शन होगा. माइंड मिस्टेक, इसमें मैंने तुम्हें नहीं बताई एक चीज जो मुझे बताना था यहाँ पे, हालांकि लिखा है मैंने. ये बेटा इंसिडेंट किया लाइट, तो ये तुम्हारा प्लेन ऑफ इंसिडेंट कह सकते हो इसको. अब प्लेन ऑफ इंसिडेंट के देखो, ये डॉटेड क्या बताता है इस लाइन में ऐसे, तो ये जो पोलराइज्ड हुआ है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. प्लेन ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हालांकि 3 गलत ढूंढ लो, बचा हुआ सही हो जाएगा. तो तुम जानते हो कि पोलराइजिंग एंगल जो होता है वो थीटा सी बराबर होता है tan इनवर्स म्यू. तो tan थीटा सी म्यू क्या आना चाहिए यहां पे. देखो tan इनवर्स म्यू को तो tan आई बराबर 1/म्यू. गलत है, ये भी गलत है. रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट. प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होता है. मेरी गलती है बेटा इस सवाल में, तो मैंने नहीं बताया था, मेरी गलती है. देखो ये होता है, देखो ये अनपोलराइज लाइट है. देखो ये अनपोलराइज लाइट है जो इंसिडेंट किया है. ये पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट किया, आई बराबर थीटा पी. देन जो रिफ्लेक्टेड है 100% पोलराइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट लिखा है. ये डायग्राम बना लेना. और ये हमेशा पार्शियली पोलराइज रहेगा. रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री की एंगल रहेगी. क्लियर, क्लियर. चलो ये देखो, पोलराइजिंग एंगल इज दैट एंगल इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज. ये तो ठीक है, पढ़ा दिया भाई, ये तो पढ़ा दिया. अब इस पे सवाल करने हैं मेन इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल करने हैं. चलो ये सवाल करो. क्या है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ द सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5. देन पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज, वाओ, जस्ट इमेजिन. KCET 2011 का सवाल है, कर्नाटका
कुछ स्टेट मेडिकल एग्जाम होता है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5। क्रिटिकल एंगल जानते हो क्या होता है सर? ये तो हम नहीं जानते हैं। अरे क्रिटिकल एंगल, जब किसी मीडियम से लाइट, डेंसर मीडियम से, इनफैक्ट जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जाता है, रेयरर मीडियम दूसरे मीडियम की बात नहीं की तो एयर मान लेंगे, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल जो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जस्ट 90 डिग्री पर हो जाता है TIR के लिए। हाँ पढ़ा तो था सर कुछ, हाँ वही वही बेटा, साइन IC बराबर 1/μ, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, यही तो समझा रहा था। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्रिटिकल एंगल सर। अच्छा तो साइन IC बराबर होता है 1/μ। हाँ अब ये तुम्हें दिया है IC बराबर साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ, और ये IC तुम्हें दिया साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 ये सवाल में दिया हुआ, देखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल सवाल में दिया है साइन इनवर्स 3/5, और यहां से हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स 1/μ। तो ये साइन इनवर्स 1/μ, ये म्यू, तो ये म्यू 1/μ बराबर हो जाएगा 3/5, तो म्यू हो जाएगा तेरा 5/3। सही बात है क्या? तो तुमसे पोलराइजिंग एंगल पूछा, पोलराइजिंग एंगल टैन के टर्म्स में होता है, टैन टैन थीटा C बराबर म्यू, म्यू कितना है 5/3, तो थीटा C हो जाएगा तुम्हारा टैन इनवर्स 5/3, टैन इनवर्स 5/3। दे आंसर आ गया, बस खत्म। लो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू द साउंड एंड लाइट। साउंड होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट होता है ट्रांसवर्स वेव। तो कौन सा फिनोमेना है जो लाइट और साउंड दोनों में कॉमन नहीं है? लाइट और साउंड दोनों में कॉमन नहीं, कौन सी ऐसी फिनोमेना है जो लाइट एंड साउंड दोनों में कॉमन नहीं है? बताओ। पैर दुख गया, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, खान पान नू। खान पान नू कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू द साउंड एंड लाउड। ऑब्वियस सी बात है पोलराइजेशन। अच्छा साउंड में पोलराइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन क्यों नहीं हुआ? अबे लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा ऐसे होता है, तो इसको कोई मतलब नहीं, ये वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, तो सीधे निकल जाएगा ऐसे ऐसे, इसको क्या मतलब है? अब वेव इधर जा रहा हो, वाइब्रेशन इधर जा रहा हो, तब तो ये कट सकता है या फंस सकता है या पास कर सकता है ना। खान पून कुछ व्यवस्था ही नहीं है, खान पून। AFMC 2007 का सवाल है, ब्रिवेस्टर एंगल इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अरे यार क्या सवाल पूछ रहा है, टैन इनवर्स म्यू, ना ना ये रूट क्यों आएगा रे? साइन के टर्म्स में नहीं होता, टैन के टर्म्स होता है। चौथा आंसर, खान पून कुछ व्यवस्था ही नहीं है, खान पून चले कर। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, क्या? When unpolarized light beam is incident from air into glass at the polarizing angle, then reflected beam is polarized 100%। तो पोलराइजिंग एंगल पे आया है तो रिफ्लेक्टेड भी 100% पोलराइज होगा ही, पहला सही है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर पार्शियली पोलराइज्ड। एक मिनट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड गलत। द रीजन फॉर द ऑप्शन ए इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। वाह, नहीं वाह, अरे वाह, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो गया। मारो इसको पकड़ के, मारो इसको पकड़ के। नेक्स्ट देखो, ब्रिवेस्टर एंगल IB फॉर द इंटरफेस शुड बी, ब्रिवेस्टर एंगल IB फॉर द इंसिडेंट शुड बी, ठीक क्या तरीका है? अच्छा सवाल है यार, लॉजिकल है, बुद्धि वाला है, रट के काम नहीं चलेगा।
जैसे तुमने बोला कि एक्चुअल में ये डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो कि 1 से बड़ी होगी, और ये तुम्हारा एयर है जहां से लाइट आया थीटा सी पे, तो ये पोलराइज्ड होगा। तो हम जानते हैं tan थीटा सी इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, तो थीटा सी 45 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि tan 45 क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। अगर तुम म्यू को 1 रखोगे तो भाई एयर एयर हो गया, तो हो ही नहीं पाएगा। यहां पे जब रेयर से डेंसर में लाइट आता है तो प्लेन पोलराइज्ड होता है, तो यहां पे जब तुम 45 रखोगे तो ये तभी पॉसिबल है जब म्यू 1 होगा। जब म्यू 1 होगा तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं। पोलराइजेशन तभी होगा ना जब ये डेंसर होगा। डेंसर होगा मतलब इसकी रिफ्रैक्टिवनेस 1 से ज्यादा होगी। ये tan थीटा सी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो थीटा 45 से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा 45 से बड़ा ही होना चाहिए। वाओ, जस्ट वाओ। अगर तुम्हारा 0 से बड़ा आगे आंसर क्या बन रहा बी। अच्छा सवाल है ये, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये पॉपुलर डाउट है सर, होम ट्यूशन नहीं है क्या सर जी? इसका जवाब दूंगा, वो फिजिक्स वाला अलग पांडे के मेन चैनल पे आज मेरा लाइव स्ट्रीम है, उस पर आके मैं जवाब दूंगा, आपको मैं बताऊंगा। जवाब तो देना पड़ेगा भाई, आज मेरा होम ट्यूशन है कि नहीं, तो पॉपुलर डाउट आ गया। चमन चोमू कहेगा, पॉपुलर डाउट है भाई साहब। भाई मैं लाइव आके जवाब दूंगा पॉपुलर डाउट का, तो बड़े चैनल पे आऊँ ना यार, छोटे मोटे चैनल पे कैसे जवाब दे पाऊंगा? सबको जवाब ही नहीं मिल पाएगा, इतना पॉपुलर डाउट है ना। चलिए तो देख, ये क्या स्पेशल केस मैंने बता दिया आपको। एक तो चमक रहा है बोर्ड इतना, खान पुन्नू कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन फॉर आई बराबर थीटा पी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा पी के बराबर है, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज। तो बताया था रिफ्रैक्ट, ओ नोटिस, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वाली बात है बेटा, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। और आई बराबर थीटा पी, आई बराबर थीटा पी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। फॉर आई इज लेस देन थीटा पी, आई इज ग्रेटर देन थीटा पी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ब्रिवेस्टर एंगल से ज्यादा या कम है तो पोलराइजेशन नहीं होगा। खान पान कोई व्यवस्था ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्या आपने नाम सुना है स्कैटरिंग क्या होता है? अरे पोलराइजेशन इतना बड़ा चैप्टर है, स्कैटरिंग सुना है? स्कैटरिंग क्या होता है? आपको सुबह सुबह आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग की वजह से। सर ये होता क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग? खान पुन्नू कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए? आने भी नहीं, व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तुम ही बताओ। नहीं तुम खुद देखो और फैसला करो। पूरे क्लास में मैं कुछ खा पाया? ऐसा होता है कि मैं पूरे क्लास में कुछ खा नहीं पाऊं? तुम खुद ही देख के फैसला करो। खान पान में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बताओ। तो वो दया नहीं आ रहा मास्टर पे? पानी तो पी लू कम से कम, खान पान में कोई व्यवस्था ही नहीं। देखो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है? जब लाइट कहीं से आ रहा होता है तो जो इन्वायरमेंट के बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब भाई साहब लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो बेसिक सी बात है, उसका हीट बढ़ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो उसके एटम वाइब्रेट करने लगते हैं, और एटम जब वाइब्रेट करने लगते हैं तो हर डायरेक्शन में वो लाइट को फिर इमिट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पहले तो आने वाली लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। एक डायरेक्शन में मान ली लाइट आ रहा,
एक डायरेक्शन में मान ले लाइट आ रहा, एक डायरेक्शन में मान ले लाइट आ रहा, तो जो एटम है वो क्या करेगा, इस लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा। यहां से जो लाइट आ रहा है उसको क्या कर लेगा, एक टेनी पार्टिकल यहां पे ऑब्जॉर्व कर लेगा, एंड एब्जॉर्व करने के बाद ये खुद ऑसिलेट करने लगेगा और हर डायरेक्शन में फिर लाइट इमिट करेगा। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अच्छा, तो यहां पे पोलराइजेशन स्कैटरिंग में कैसे होता है, तो जब कोई लाइट वी में ऐसे आ रहा, वो तो एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रहा, देखो ऐसे लाइट आ रहा होगा, कहीं से ऐसे लाइट आ रहा होगा, यहां पे कोई एटम जब इस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, तो ऑब्जर्व करने के बाद हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है, हर तरफ लाइट इमिट करेगा। तो जो लाइट इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर इमिट होता है, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जो लाइट इमिट होता है, वो इसके प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर पोलराइज हो जाता है। ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये पूरा लिखा हुआ है यहां पे, मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्टेड लाइट जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज हो जाता है। देखो ये रहा तुम्हारा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर सच दैट एज डस्ट एयर मॉलिक्यूल इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, हेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन है, दीज वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन एक्सपेक्ट इन द आउन लाइन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब मान लो कि एटम ने इधर से लाइट आया और इंसिडेंट लाइट की वजह से एटम ने लाइट को ऑब्जर्व कर लिया और एटम इस लाइन में वाइब्रेट करने लगा, तो इस लाइन को छोड़ के वो सारे लाइन में लाइट इमिट करता है। द इमिटेड रेडिएशन लाइट स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। ये होता है ऐसा, ये ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है कि ऐसा होता है। कैसा होता है, देखो ये मान लो सन है या कोई सोर्स है, सोर्स मान लेता हूं, लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स से इधर लाइट आया। अब ये जो लाइट आया, अब इस पार्टिकल पे पड़ा, तो इस पार्टिकल पे ऐसा नहीं कि लाइट इधर नहीं निकलेगा, लाइट इधर नहीं निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा, ये तो सारे डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा अपनी वाइब्रेशन की लाइन को छोड़ के। तो जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, वो लाइट तुम्हारा क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। वो लाइट क्या हो जाता है, पोलराइज। द लाइट इन ऑल अदर डायरेक्शन आर पार्शियली पोलराइज्ड। दिस स्कैटरिंग ऑफ द लाइट मॉलिक्यूल वाज इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीवी रमन। अच्छा, सीवी रमन साहब ने ये छोड़ा था। तो इंसिडेंट लाइट की वजह से ये सारे डायरेक्शन में जो लाइट इमिट करता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है, लेकिन इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर, अब इंसिडेंट लाइट ऐसे आया तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, तुम्हारी तरफ जो लाइट जाएगा वो भी परपेंडिकुलर ये जाएगा। ये लाइट जो होंगे इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जो स्कैटर्ड लाइट होंगे, मेरी बात सुनिएगा, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जो स्कैटर्ड लाइट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड हो जाएंगे। बस इतना समझना है इसमें, खत्म, इतना ही समझना है इसमें, और कोई खास बात इसमें नहीं समझना, ठीक है, और कोई खास बात इसमें नहीं समझना, इतनी सी बात आपको समझनी है। 2 मिनट रुकना है, एक चीज समझाना है मुझे, 2 मिनट रुकना, एक चीज समझाना है। भागना नहीं, मैं यही हूं भाई। भागना नहीं रे, ओरे ओरे छोरे। देख इधर, चल ध्यान से देखियो, बस बस 5 मिनट। खानपुर कोई व्यवस्था ही नहीं है। चल देख ध्यान से, यहां पे ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, चल इस बॉक्स का कलर चेंज कर देता हूं, रेड कलर का बॉक्स। रेड कलर के बॉक्स में मैंने ग्रीन कलर से कुछ लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, बताओ मैंने क्या लिखा है, बस इतना बता दो मैंने लिखा क्या है, क्या लिखा है ये, मैंने लिखा क्या इस बॉक्स में। खान पान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। बताओ, एमआर लिखा है, एलियन लिखा है, वाह मेरे भाई वाह, तू ही पगला गया है क्या। क्लास चल रही है, क्या लिखा है, लिखा क्या है,
सर एक काम करो, इसको बड़ा करो तो थोड़ा दिखाई देगा। चलो तुम कहते हो तो मैं बड़ा कर देता हूं, क्या पता तुमको दिखाई दे दे। ये रहा, ये मैंने बड़ा कर दिया, क्या तुमको दिखाई दिया? बताओ अब क्या लिखा है? सर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बड़ा करो। तो चलो इसको और बड़ा कर देते हैं। तुम चाहते हो कि इसको और बड़ा किया जाए तो और बड़ा कर देते। लो, अब तुम्हें दिखाई दिया? नहीं सर, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। पहले जितना कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। पहले जितना कंफ्यूजन था, टेबल भी तोड़ दिया मैंने, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो यही सब होगा। पहले जितना था उतना ही कंफ्यूजन अभी भी है। तो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इतना? तो ये मैग्नीफाई करने से चीजें हमें क्लियरली नहीं दिखा रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्विंग इज समथिंग डिफरेंट देन मैग्निफिकेशन, यू नो। सर रिजॉल्विंग क्या होता है? देखो रिजॉल्विंग बताता हूं क्या होता है। एक्चुअल में मुझे ये लाइन, इसका इमेज थोड़ा सा अलग बना के देखना होगा, ये लाइन अलग बना के देखना होगा और ये लाइन अलग बना के देखना होगा। एक्चुअल में लिखा हुआ 1 2 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके जो पार्ट वाइज हैं ये ओवरलैप इमेज दिखाई दे रहे थे, हमें इसको अलग अलग बना के देखना पड़ेगा। ये एक्चुअल में लिखे हुए थे 1 2 3। क्या बात कर रही है? तुमको पता नहीं चला ना? 1 2 3 लिखा हुआ था। तो मैग्निफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट देन रिजॉल्विंग। ये हमने क्या किया? रिजॉल्व किया। इन तीनों की इमेज अलग अलग बना के देखे, इसको रिजॉल्विंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि ये तुम्हारा लेंस है। अब इस लेंस की वजह से मान लो इसकी अपर्चर है, कुछ है अपर्चर इसका है, इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रहा है, तो पैरेलल जो रे होता है वो लेंस से पास करने के बाद एक पॉइंट पे मिलता है। हाँ, ये तो थ्योरी वाली बात हो गई, एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में मान लो ये लेंस लिया मैंने, जो पैरेलल रे आते हैं वो पैरेलल रे यहां पे जो मिलेंगे वो यहां पे एक सर्कल में मिलते हैं। मतलब एग्जैक्टली ये पॉइंट पे नहीं मिलता, ये बहुत सारे लाइट यहां पे ना एक पॉइंट एक आर रेडियस का सर्कल बना रहे होते हैं। ऐसा बना रहे होते हैं, आर रेडियस का क्या बना रहे होते हैं? सर्कल बना रहे होते हैं। और इसको तो एक पॉइंट पे मिलना, ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। कल को मान लो कल को सुनना, कल को दिक्कत कहां आती है मैं बताता हूं। दिक्कत कहां आएगी मैं बताता हूं। दिक्कत यह आएगी कि मान लो 2 पॉइंट है, एक ललका और एक पियर का, एक ललका और एक पियर का, 2 पॉइंट है। यहां पे मैंने कोई लेंस लिया, लेंस से इसका इमेज बनेगा, तो ललका का इमेज कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये इंसिडेंट लाइट आएगा, यहां पे कहीं इमेज बना रहा होगा, ऐसा बनेगा। ये पियर का लाइट आएगा, ये कहीं पे रिफ्रैक्ट होकर यहां पे इमेज बनाएगा, यहां पे इमेज बनाएगा, ऐसा। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट थे उसको मैग्नीफाई करके ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यहां पे मैंने इमेज बनाया है। अब ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे ना, लेकिन इसके इमेज क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। इसको कहते हैं पुअर रिजॉल्विंग। इसमें रिजॉल्विंग नहीं हुआ, मतलब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे ना, हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे ना, तो उसके इमेज डिफरेंट बनने चाहिए थे। इसके इमेज क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। मतलब ये रिजॉल्व नहीं हो पाया। रिजॉल्व कब होगा? जब इसके इमेज अलग अलग बनेंगे। मतलब यहां पे 1 2 3 मैंने लिखा था, वो 1 2 3 असल में किसी 1 2 3 का इमेज बनाया था, तो ये पुअर रिजॉल्विंग है। वो 1 2 3 अलग अलग कहीं लिखा हो तो उसको मिक्स करके इमेज बनाया है। तो हमें इमेज अलग अलग बनाएंगे तो उसको कहते हैं रिजॉल्व्ड इमेज, इसको कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इमेज। इसको क्या बोलेंगे? अनरिजॉल्व्ड इमेज। इसको क्या बोलेंगे? रिजॉल्व्ड इमेज। मतलब जो इमेज बने 3 अलग ऑब्जेक्ट का है तो अलग इमेज बनेगा ना, चाहिए बनना चाहिए 3। देखो ना, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका जो इमेज बना है, देखो ओवरलैप हो गया, तो इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड इमेज। जैसे यहां पर देखो, ये है तुम्हारा अनरिजॉल्व्ड। 2 चीजों का इमेज एक ही पे ओवरलैप होकर दिख रहा है। जस्ट रिजॉल्व, दोनों चीज अलग अलग है और एग्जैक्टली अलग बना देंगे, इसको कहते हैं फुल्ली रिजॉल्व्ड।
तो किसी लेंस की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कैसे होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस में आजकल नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।